सेशन में, और आप इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारे बोल रही हैं, जो कि हमारी थीसिस का भी लगभग लास्ट पार्ट होता है, रेफरेंसिंग। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे स्टूडेंट्स के सभी कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगी। जो भी उनको प्रॉब्लम होती है रेफरेंसिंग करने में, आपका व्याख्यान उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। वेलकम डॉक्टर कमला। नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, आप अपना लेक्चर शुरू कीजिए प्लीज। ओके मैम। मैं आज के इस सेशन में सभी पार्टिसिपेंट्स का, ऑर्गेनाइजर्स का और जितने भी रिसोर्स पर्सन्स आए हुए हैं उन सभी का स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है आज एकेडमिक रेफरेंसिंग पर बात करने का। Thank you very much, ma'am, for introducing me to the participants, and thanks for organizing such a useful and very academically important workshop. आज मेरा जो टॉपिक है वो है एकेडमिक रेफरेंसिंग। स्टूडेंट्स जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सभी लोग अभी तक रेफरेंसिंग करते आए हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है अभी आपकी? ओके मैम, अभी कोशिश कर रहे हैं मैम। ठीक है, ठीक है। लेफ्ट हो गया। डॉक्टर कमला मीटिंग से लेफ्ट हो गई हैं, शायद वो नेटवर्क इशू हो रहा है। तो हम अपने अगले पार्टिसिपेंट को आमंत्रित करते हैं तब तक, जब तक वो हमसे जुड़ती हैं। आप लोग अपने व्यूज दीजिएगा। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रियंका। उन्होंने हमको भेजा था कि वो बोलना चाहती हैं सेमिनार के बारे में। प्रियंका। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. A very good afternoon to all research scholar and the whole organization team. I'm Priyanka Pathak, research scholar under the supervision of Dr. Vallari. प्रियंका, आपकी वॉइस कम आ रही है। Hello. हाँ, प्रियंका, आपकी आवाज कम आ रही है। Ma'am, I think some connectivity issues. Okay. मैम अभी आ रही है? हाँ, आ रही है। मैम मैं इस कार्यशाला को लेकर अपने व्यूज रखना चाहूंगी। कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज और कुछ रीजन की वजह से मैं सारी तो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई, पर मैंने जितने अटेंड किए वो काफी हेल्पफुल और रिलीवेंट थे हमारे रिसर्च पीरियड के लिए। क्योंकि जब भी हम रिसर्च फील्ड में एंटर करते हैं तो हमारे लिए काफी सारी चीजें नई होती हैं, और स्पेशली रिसर्च फील्ड में हमें कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे हमें सैम्पलिंग करनी है, किस तरह से हमें डेटा एनालाइज करना है। तो ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, ये बारीकियां सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और ये छोटी छोटी बारीकियां हमारे रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की वर्कशॉप में हमारी यही सारी चीजें क्लियर की गई और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनने का मौका मिला, बहुत नई नई नॉलेज हमें मिली। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर फ्यूचर में कभी पॉसिबल हो तो आप इसे ऑर्गेनाइज अगर कराएं तो आप ऑफलाइन मोड में अगर कराएंगी तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना हम इंटरेक्शन ऑफलाइन में कर पाते हैं उतना इंटरेक्शन हमारा ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। और वैसे काफ़ी अच्छी वर्कशॉप थी और काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। सो थैंक यू मैम, एंड थैंक्स टू होल ऑर्गेनाइजेशन टीम। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रियंका। और यहाँ पर सब हमारी एडवाइजरी बोर्ड बोल रही है कि यदि नेक्स्ट ईयर या जब भी फ्यूचर में कोरोना समाप्त हो जाएगा तो हम इसको ऑफलाइन मोड में कराएंगे। ओके। इसके बाद में अभिजीत तिवारी, जो जिस आइडेंटिटी से बोलती हैं, अभिजीत तिवारी, उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी
कि वे अपने इस सेमिनार के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखें। अगर वो मुझे सुन रही हैं, अभिजीत तिवारी, तो वो यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्योंकि आप हमारी एक्टिव मेंबर रही हैं, तो यस मैम। यस यस मैम, जो ये वर्कशॉप आपने करवाया है ये वाकई में बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही वर्कशॉप अगर ऑर्गेनाइज करवाएं तो प्लीज हम लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया करिए। आप कहाँ से हैं? मैम मैं यूपी से हूँ, बलरामपुर से। ओके। और मैं हमारा जो अपना सर्कुलेशन होगा वो पूरा हमारा यदि हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, यदि हम फ्यूचर में इस तरह के प्रोग्राम कराएंगे। यस मैम, और मैम आपका जो लेक्चर था सैम्पलिंग पे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, और मैं चाहती थी कि आपका 1-2 लेक्चर मैं और सुन सकूं, बट आई थिंक शेड्यूल में नहीं था तो नहीं हो पाया। ठीक है, हमारी एक्चुअली थोड़ा सा हमारा जो प्रोग्राम था वो फिक्स होता है कि कहाँ से कितने लोगों ने बोलना है, तो उसमें मेरा नंबर एक ही मिला मुझे, तो खैर ऐसे ही नहीं, बाकी हमारे सारे स्पीकर बहुत लेकिन अच्छे मैम जो बाकी सारे जो लेक्चर्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थे, हम लोगों को बहुत सारे नॉलेज मिला जो शायद क्लासेस में ना मिल पाते। यस, थैंक यू अभिजीत। आप अभिजीत ही, आपका नाम अभिजीत ही? नो मैम, मेरा नाम जूही है। ओके ओके ओके। रूही, आपका नो मैम, रूही नहीं, जूही, JUHI। ओके। यस मैम। जूही, हम आपकी एक्टिवनेस को रोज देखते हैं, हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे कितने पार्टिसिपेंट रोज हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशन में, इंटरेक्शन में, तो हम आपको देखते हैं। हमारी स्पीकर फिर से जुड़ चुकी है हमारे साथ। ओके मैम। हम पहले वो लेक्चर सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बाकी लोगों के व्यूज जानना चाहेंगे। ओके, या थैंक मैम, यू। हाँ, थैंक यू। कमला, आपका फिर से आप जुड़ चुकी हैं और आप अपना लेक्चर शुरू करिए प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस मैम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये तो हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। यस, ओके आप मैम। स्टार्ट कीजिए। मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है एकेडमिक रेफरेंसिंग। अभी तक इससे पहले भी स्टूडेंट्स रेफरेंसिंग करते आए हैं। जब असाइनमेंट्स लिखते हैं तो उस समय जो भी सोर्स की हम हेल्प लेते हैं उसमें मटेरियल्स की, उसको उसका रेफरेंस देना होता है, और वही रेफरेंस जब रिसर्च पेपर में एकेडमिक राइटिंग में देते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी टॉपिक पे आज मैं स्टूडेंट से बात करना चाह रही हूँ। अब सबसे पहली बात है कि रेफरेंसिंग होती क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। रेफरेंसिंग इज अ वे टू गिव क्रेडिट टू द राइटर्स फ्रॉम whom the researcher has borrowed words and ideas। क्योंकि जो भी हम लिखते हैं वो पूरी तरह से हमारा अपना कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो हमारे अभी तक के अनुभवों से और अभी तक की रीडिंग से आता है। तो जिन रिसर्चर्स या एकेडमिशियंस के व्यूज से हमें हेल्प मिली होती है उस राइटिंग में, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं और उनको क्रेडिट देते हैं कि इनके विचारों की वजह से हम मदद लेके अपना ये पीस प्रोड्यूस कर पाए हैं, तो इसलिए हम उनका नाम उस रेफरेंस में देते हैं। दूसरा है कि थ्रू प्रॉपर रेफरेंसिंग द रिसर्चर एक्नॉलेजेस and respects the intellectual property rights of that researcher। अब रेफरेंसिंग के थ्रू हम एक्नॉलेज करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं उस ओरिजिनल थिंकर की, और वो जो रिसर्चर हैं जो हमसे पहले उस थॉट को दे चुके हैं, अपने विचारों को पब्लिकेशंस के थ्रू या जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनके थ्रू दे चुके हैं, उसकी मदद लेके हम अपना राइटिंग कर रहे हैं। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट है और एक रेस्पेक्ट है उनके ओरिजिनल वर्क के लिए। इसलिए जो भी हमारा हम व्यूज उनसे लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, आइडियाज लेते हैं, उसमें रेफरेंसिंग होनी चाहिए, तभी हमारा जो रिसर्च वर्क है वो अच्छे से एकेडमिक वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है और ऑथेंटिक माना जाता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसिंग। ये जानना जरूरी है कि रेफरेंसिंग क्यों करें हम, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। रेफरेंसिंग प्रोवाइड्स एविडेंस टू सपोर्ट द assertions
and claims in the research writing. जो भी हम क्लेम कर रहे हैं, जो हम एसर्ट कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में ये एविडेंस हमें मिलता है रेफरेंसिंग के थ्रू. दूसरा है रेफरेंसिंग अलाउज द रिसर्चर टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर राइटर्स एंड रिसर्चर्स in the work that draws on their ideas, words or research findings. क्योंकि जो हमारी रिसर्च होती है वो एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन पर बेस्ड होती है और किसी प्रीवियस स्टडी पर बेस्ड होती है, इसलिए अपनी राइटिंग के थ्रू या अपनी रिसर्च के थ्रू हम उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हैं और उसको एकेडमिक वर्ल्ड के सामने ये बताते हैं कि इनसे हेल्प लेके हम इस काम को कर पाए हैं. अगला इसका इंपॉर्टेंस है, रेफरेंसिंग शोज दैट द रिसर्चर इज अवेयर ऑफ द फील्ड इन व्हिच शी और ही इज ऑपरेटिंग. क्योंकि हमारा जो रिसर्च वर्क है वो फर्स्ट नहीं होता. अपने रिसर्च से पहले हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम करते हैं और एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने गाइड से इंटरेक्शन के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू और जो थीसिस होती हैं उनके थ्रू हम ये जानते हैं पहले कि इस टॉपिक पे क्या क्या काम हो चुका है, कौन से गैप्स रह गए हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नया कर सकते हैं. तो ये जो रेफरेंसिंग है वो ये बताती है कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है, हम इस फील्ड में और क्या क्या जानते हैं, अपने जो प्रेडिसेसर्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपना काम शुरू कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, कौन सा काम है. तो ये जो रेफरेंसिंग है इससे हमें उस फील्ड के बारे में हमारी जानकारी को दुनिया के सामने लाता है. फिर है रेफरेंसेस हेल्प द रीडर्स टू ट्रेस द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वन हैज यूज्ड. हाँ, इसके अलावा जो हमने अपने प्रेडिसर्स को या फिर जिनके आधार पर हम आगे बढ़ पाए हैं उनको क्रेडिट देना, उनको एक्नॉलेज करना और उनको जानना. इसके अलावा हम जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं इस फील्ड में, उनको भी ये रेफरेंसेस के थ्रू एक राह दिखाते हैं. उन्हें ये बताते हैं कि इस बुक में इस राइटर ने ये कहा है, और वो जो रेफरेंस हमारा होता है उसको लेके हमारा जो रीडर है वो उस ओरिजिनल सोर्स तक पहुंच सकता है. तो रेफरेंसेस की ये इम्पोर्टेंस है कि वो आने वाले जो समय में नए लोग हैं, नया काम करेंगे, उनको भी उस फील्ड में गाइड करता है. रेफरेंसेस एंड साइटेशंस मेक द रिसर्च राइटिंग मोर परसुएसिव. अब ये जो रेफरेंसेज और जो एग्जाम्पल्स हम देते हैं, जो साइट करते हैं, जो उद्धरण हम देते हैं, उनसे हमारा जो रिसर्च वर्क है वो ज़्यादा परसुएसिव हो जाता है और ज़्यादा ऑथेंटिक भी हो जाता है, और उससे पता चलता है कि हम कितना इसमें कमिटेड हैं. उस फील्ड में जो काम हुआ है उससे भी हमारी सीरियसनेस का और हमारी जो परसिस्टेंस है उसका भी पता चलता है. तो ये रेफरेंसेस जो हैं वो एक आईना है, एक राह भी दिखाते हैं और एक आईना भी है उस वर्क का जो कि हमारे सामने आया है. अब प्रश्न उठता है कि कौन सी चीज का रेफरेंस दिया जाए, कौन सी रीडिंग को रेफरेंस में डाला जाए और किसको न डाला जाए. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. रेफरेंसिंग इज रिक्वायर्ड व्हाइल यूजिंग वर्ड्स और आइडियाज फ्रॉम बुक्स एंड जर्नल आर्टिकल्स. जब हम बुक्स या जर्नल्स से कुछ आइडियाज लेते हैं या वर्ड्स लेते हैं तो फिर हमें रेफरेंस देना चाहिए. न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन से जब हम आइडिया लेते हैं उसकी भी रेफरेंसिंग की आवश्यकता होती है. पैम्फलेट्स एंड ब्रोचर्स से आइडियाज जो मिले हैं उनको भी रेफरेंसिंग करना जरूरी है. फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, टेलीविजन प्रोग्राम्स और एडवर्टाइजमेंट्स, ये भी क्योंकि पब्लिक डोमेन में आ चुके होते हैं इसलिए इनकी भी रेफरेंसिंग करनी आवश्यक होती है.
वेबसाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जो वेबसाइट्स जहां से हमने हेल्प ली है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज से जहां से हमने आइडिया लिया है, उनको भी रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड करना आवश्यक होता है। लेटर्स, ईमेल्स, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स, पर्सनल इंटरव्यूज, लेक्चर्स और ट्यूटर्स, तो ये सब इनका रेफरेंस देना जरूरी होता है। हालांकि रेफरेंसिंग के तरीके अलग अलग होते हैं, जो कि आने वाली स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन करूंगी। रेफरेंस व्हाइल रिप्रिंटिंग एनी डायग्राम्स, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स और पिक्चर्स। आपने देखा होगा कि जब हम कोई डायग्राम कॉपी करते हैं, किसी बुक से लेते हैं या कहीं से भी कोई चार्ट, पिक्चर लेते हैं, तो उसमें हम उस सोर्स को मेंशन करते हैं कि हमने ये पिक्चर वहां से ली है। अब है कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां पर हमें रेफरेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। Writing your own observations or experiment results, for example, a report on a field trip. अगर हम किसी फील्ड में गए हैं और वहां की हमने रिपोर्ट लिखनी है, वो हमारा फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन था, वो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, फर्स्ट एनकाउंटर था उस सिचुएशन के साथ, तो उसमें रेफरेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो काम हमारा ओरिजिनल है, फर्स्ट हैंड वर्क है, इसलिए वहां पर रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। फिर है राइटिंग अबाउट योर ओन एक्सपीरियंसेस, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्टिव जर्नल। अगर हम अपनी कोई रीडिंग पर अपना एक्सपीरियंस देते हैं कि हमने ये बुक पढ़ी है और इस पर मेरा एक्सपीरियंस ये है, तो वहां पर भी रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना रिफ्लेक्शन है। तीसरा है राइटिंग योर ओन थॉट्स, कमेंट्स और कंक्लूजन्स इन एन असाइनमेंट। जब हम अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स, अपने कंक्लूजन्स किसी असाइनमेंट में देते हैं, जैसे मुझे कोई टॉपिक पे असाइनमेंट लिखने को मिला है और असाइनमेंट के बीच में जो थॉट्स थे, जो कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया है, उसमें तो मैं कई सारे ऑथर्स का या रिसर्चर्स का उनके आइडियाज लेके उसको तैयार करूंगी, लेकिन जब मैं उस पर कंक्लूजन दूंगी तो वो एक समरी होगी और वो मेरी पर्सनल समरी होगी, वो मेरा फर्स्ट हैंड रिफ्लेक्शन होगा, जिस पे रेफरेंसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कहाँ जरूरत नहीं है? इवेलुएटिंग और ऑफरिंग योर ओन एनालिसिस। इन द सेम मैनर, जब हम अपना ही एनालिसिस ऑफर कर रहे हैं, इवेल्युएशन दे रहे हैं, तो वहां भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती है। When we are using common knowledge, facts that can be found in numerous places and are likely to be known by a lot of people or folklore. जो चीजें बिल्कुल कॉमन सेंस है या कॉमन हमारी सोसाइटी में प्रिविलेंट है, जैसे फोकलोर है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, सपोज हमारी सोसाइटी में, कुमाऊनी सोसाइटी में हम कहते हैं कि अल्पना बनाने का एक ट्रेडिशन है, या फिर यहाँ पर होली गायन का एक ट्रेडिशन है। तो ये जो है, ये पूरा पब्लिक डोमेन में एक एक्टिविटी है जो सबको पता है, वो सिर्फ मुझे पता नहीं है, उस कल्चर में रहने वाले या उस कल्चर को जानने वाले लोगों को सबको बराबर पता है। इसलिए ये इतनी कॉमन इंफॉर्मेशन है कि इस पे रेफरेंसिंग की जरूरत नहीं है। फिर यूजिंग जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। जो वेल नोन फैक्ट्स हैं, वेल नोन इंफॉर्मेशन है, उसे भी उसका भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रेफरेंस लिस्ट एंड ए बिब्लियोग्राफी। A reference list generally contains only sources you have cited in text in your assignment. Reference list जब हम किसी ऑथर को कोट करते हैं
या उनके व्यूज को देते हैं अपनी राइटिंग में, तो उस सोर्स को बताता है। उसको हमने अपने टेक्स्ट में डाला है, तो अगर टेक्स्ट में उसको इंक्लूड किया है उस बुक को, उस आर्टिकल को, तो उसका रेफरेंस लिस्ट में होना जरूरी है। In APA style, however, each reference cited in text must appear in the reference list, and each entry in the reference list must be cited in text. कई बार देखने को मिलता है कुछ लोग लिखते हैं, उनका पेपर पब्लिश होता है, जो टेक्स्ट में जिनके नाम होते हैं वो नाम रेफरेंस लिस्ट में नहीं होते। तो APA स्टाइल के अकॉर्डिंग, या अगर हमने अपनी रिसर्च को या अपने पब्लिकेशन को ऑथेंटिक बनाना है और पूरे एकेडमिक वर्ल्ड में अगर हमने उसके लिए एक्सेप्टेंस चाहिए हमें, तो हमें रेफरेंसिंग प्रॉपरली करनी चाहिए। अगर हमने उस रेफरेंस को टेक्स्ट में डाला है तो फिर वो रेफरेंस लिस्ट में जरूर होना चाहिए। फिर है बिब्लियोग्राफी। क्या है बिब्लियोग्राफी? is a list of all the sources you use to generate your ideas about the topic, including those cited in your assignment as well as those you did not cite. अब यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है रेफरेंस में और बिब्लियोग्राफी में। रेफरेंस में वो होना जरूरी है, अगर हमने टेक्स्ट में उसे इंक्लूड किया है तो फिर वो रेफरेंस लिस्ट में होना जरूरी है। लेकिन बिब्लियोग्राफी में ऐसा नहीं होता। इसमें हमने सपोज मैंने ये इस प्रेजेंटेशन के लिए APA मैनुअल पढ़ा है, कुछ वेबसाइट्स देखी हैं, कोई और बुक पढ़ी है, किसी रेफरेंस का एग्जाम्पल दिया है, तो मैं यहाँ पर उन 3-4 सोर्सेज का नाम दूंगी, ये वाली बुक, ये मैनुअल, ये वेबसाइट। तो ये बिल्कुल सिंपल नेम्स हैं, बुक्स के नेम्स हैं, और इन सोर्सेज को मैं साइट कर रही हूँ, तो वो बिब्लियोग्राफी है। यहाँ पर एग्जैक्टली उस सेंटेंस को देने की या उस पैराग्राफ को देने की जरूरत नहीं होती है। जबकि रेफरेंसिंग में एक एक चीज, एक एक वर्ड, अगर वो वर्ड हमारा नहीं है तो फिर मुझे उसका रेफरेंस देना चाहिए, तभी मैं कह पाऊंगी कि मैंने ये वर्ड वहां से लिया है, ये वर्ड मेरा नहीं है, मैंने वहां से लिया है। There is no such thing as a bibliography in APA style. It is a fact APA style uses text citation and a reference list rather than footnotes and a bibliography to document sources. आप लोगों ने देखा होगा APA स्टाइल का जो रेफरेंसिंग है उसमें बिब्लियोग्राफी नहीं होती है, तो इसमें प्रॉपर रेफरेंसिंग होती है APA स्टाइल में। और आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारी हिंदी मीडियम की बुक्स होती हैं उसमें रेफरेंसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, सिर्फ बिब्लियोग्राफी देखने को मिलती है। जबकि जो फॉरेन ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स है, मैक्सिमम बुक्स, उनमें रेफरेंसेस होते हैं और बिब्लियोग्राफी भी किसी में होती है और किसी में नहीं होती है। इसलिए अगर रेफरेंसेस हैं तो इसका मतलब हम हर आइडिया को, हर कॉन्सेप्ट को, हर लाइन को, हर पैराग्राफ को, अगर हमने उसको वैसे ही लिया है, वो हमारा ओरिजिनल नहीं है, तो फिर उसमें रेफरेंसिंग होनी चाहिए। अब ये है कि कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं कौन कौन सी। कुछ रेफरेंसिंग स्टाइल्स जो पहले से हैं वो है हार्वर्ड स्टाइल, APA स्टाइल जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का है स्टाइल, शिकागो स्टाइल एंड वैंकूवर स्टाइल। उसके अलावा कुछ डिसिप्लिन वाइज ये स्टाइल्स हैं। MLA स्टाइल इन द ह्यूमैनिटीज, ये जनरली लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड है। दूसरा APA स्टाइल जो कि जनरली सोशल साइंसेस, स्पेशली साइकोलॉजी और एजुकेशन में यूज होती है। शिकागो नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी, इट इज जनरली यूज्ड इन हिस्ट्री। एंड शिकागो ऑथर डेट,
it is used in sciences. अब जैसा कि हम साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पर APA स्टाइल को ही डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि इतना समय भी हमारे पास नहीं होगा। APA स्टाइल रेफरेंसिंग जो है, उसमें जनरल गाइडलाइंस जो है, it includes an in-text citation when you refer to, summarize, paraphrase or quote from another source. For every in-text citation in your paper, there must be a corresponding entry in your reference list. तो जब भी हमारा टेक्स्ट में कुछ साइट करते हैं, कुछ आइडिया को रेफर करते हैं, उसको समराइज करते हैं या उसको अपने शब्दों में चेंज करके प्रस्तुत करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, तो वो रेफरेंस लिस्ट में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू APA स्टाइल। APA का जो स्टाइल है, उसमें ऑथर्स लास्ट नेम एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये जनरली इसका स्टाइल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फील्ड, 2005। अब फील्ड का पूरा नाम हम यहाँ पर नहीं देंगे, ये इनका लास्ट नेम है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। ये टेक्स्ट में जब आता है हमारा रेफरेंस, तो उसको लिखने का तरीका है। फॉर डायरेक्ट कोटेशंस इंक्लूड द पेज नंबर एज वेल फॉर एग्जाम्पल फील्ड 2005। अगर मैं फील्ड की कोई लाइन को दे रही हूँ, डायरेक्ट कोटेशन दे रही हूँ, तो फिर मुझे उसका पेज नंबर भी देना चाहिए। For sources such as websites and e-books that have no page numbers, use a paragraph number. For example, field 2005, para 1. अगर बुक में है, बुक से मैंने वो उठाया है कोई लाइन, कोई पैराग्राफ, तब तो मैं उसका पेज नंबर दूंगी। लेकिन अगर ई बुक है या वेबसाइट है, तो उसमें फिर पैराग्राफ वाइज हमें देना होगा फील्ड 2005, पैरा 1। अगर टेक्स्ट में साइटेशन आता है, तो फिर हमें उसकी रेफरेंसिंग कैसे करनी है, ये एक एग्जाम्पल है। A few researchers in the linguistics field have developed training programs designed to improve native speakers' ability to understand accented speech. Derwing et al. 2002, semicolon, Thomas, 2004. Their training techniques are based on the research described above, indicating that comprehension improves with exposure to non-native speech. Now, another type of referencing comes. टेक्स्ट में उसी डर्विन के नाम को और उनके कॉन्सेप्ट को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं। डर्विन एट अल 2002 conducted their training with students preparing to be social workers, but note that other professionals who work with non-native speakers could benefit from a similar program. अब दो तरीके से रेफरेंस यहाँ पर टेक्स्ट में आया है। पहले में डर्विन एटल, एटल का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड से आया है एट एलिया। एट एलिया का मतलब है डर्विन एंड अदर्स। अब टेक्स्ट के बीच में सब सारे ऑथर्स का नाम देना पॉसिबल नहीं होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए APA स्टाइल के अकॉर्डिंग उसमें डर्विन एंड अदर्स, ये इसका मतलब है। डर्विन एटल, 2002। फिर दूसरे ऑथर और रिसर्चर ने भी सेम बात कही है, फिर हमने सेमीकोलन लगाया, फिर अगले ऑथर का नाम लिखा, थॉमस, 2004। यानी ये जो पहली दो लाइंस और ये तीसरी लाइन का दो वर्ड्स हैं, ये व्यूज हैं इन दो, ये पहले रेफरेंस के कुछ लोग प्लस थॉमस 2004। अब हम इन्हीं की बात को दोबारा कोट कर रहे हैं। डर्विन एटल 2002 कंडक्टेड देयर ट्रेनिंग। अब यहाँ पर ये एक नैरेटिव की फॉर्म में आया है। अब हमने डर्विन एटल का नाम पहले डाला,
इन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया था। अब हम ये कह रहे हैं तो अब यहाँ पर टेक्स्ट में इनका रेफरेंस देने के लिए पहले नाम आया, फिर एटल आया। अब ये जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है ये ब्रैकेट में है। ये डिफरेंस है टेक्स्ट के बीच में रेफरेंसेस को दो तरीके से देने का। अब जब इसको हम रेफरेंसेस में डालते हैं, ये तो टेक्स्ट का था ऊपर वाला पैराग्राफ, टेक्स्ट में कैसे आता है वही जब रेफरेंस में आता है। तो अब आप देखिए डार्विन कॉमा T.M. ये उसके इस ऑथर के नाम के इनिशियल्स हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, एंड ये जो डार्विन है ये है उनका लास्ट नेम, कॉमा रोसिटर कॉमा M.J. इनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, एंड मुनरो कॉमा M.J. ब्रैकेट में 2002। ये पूरा इनका डिटेल आया जो हमने ऊपर लिखा था डार्विन एटल 2002। अब इसका पहले आता है इसका ये टॉपिक, ये चाहे चैप्टर है या जो उनका टॉपिक है, टीचिंग नेटिव स्पीकर्स टू लिसन टू फॉरेन एक्सेंटेड स्पीच, फुल स्टॉप। अब जर्नल का नाम आया कि ये टॉपिक, ये जो आर्टिकल है ये कहाँ पब्लिश हुआ था। ये है जर्नल ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल डेवलपमेंट, कॉमा 23 इज वॉल्यूम नंबर, 4 इज नंबर, एंड कॉमा 245-259 दिस इज पेज नंबर। ये है रेफरेंसिंग स्टाइल एपीए के अकॉर्डिंग। इसमें जो जर्नल का नाम है, जर्नल या बुक का नाम जो होगा वो इटैलिक में होता है और बाकी इटैलिक में नहीं होता। अगला रेफरेंस था थॉमस कॉमा HK 2004। ये इसमें एटल नहीं था तो इसका मतलब ये एक अकेले राइटर हैं या ऑथर हैं। ये इनका लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम डॉट मिडिल नेम डॉट, उनके इनिशियल्स आ गए, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है जैसे ऊपर वाले में टीचिंग नेटिव स्पीकर्स वाला था। ये एक डॉक्टरल डिजर्टेशन है, ये पूरी की पूरी डिजर्टेशन को यहाँ पर रेफरेंस में डाला गया है। तो डिजर्टेशन का नाम इटैलिक हुआ है, जैसे ऊपर जर्नल का नाम इटैलिक में था, यहाँ डिजर्टेशन का नाम इटैलिक में है। और उसके बाद डॉक्टरल डिजर्टेशन, इट वाज सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर। अब है अगर हम वेब पेज को टेक्स्ट में साइट करते हैं तो उसको कैसे रेफरेंसिंग में देंगे। वेब पेज विद ऑथर, अगर ऑथर है उसमें वेब पेज में तो उसको टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे। जैसे ये है, हैवी सोशल मीडिया यूज कैन बी लिंक्ड टू डिप्रेशन एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स इन टीन्स, आसमिलाश 2019। अब यहाँ पर ये ऑथर है, इनका ये लास्ट नेम है कॉमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब हमने पहले उनके कॉन्सेप्ट को दिया है और ये कॉन्सेप्ट किसका था, फिर हमने बताया कि ये इनका है। तो अब यहाँ पर उनका नाम कॉमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इसी की रेफरेंस में एंट्री कैसे करेंगे, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, उसके बाद ये आया क्योंकि वेब पेज था तो ये डेट भी आई है इसमें। अगर बुक या जर्नल होता तो फिर उसमें डेट नहीं आती, यहाँ पर वेब पेज है तो इसमें 2019 अगस्त 14 यानी 14 अगस्त को ये लिया गया है। सोशल मीडिया यूज में हार्म टीन्स मेंटल हेल्थ बाय डिसरप्टिंग पॉजिटिव एक्टिविटीज, स्टडी सेज। ये उसका टाइटल है। ये जो वेब पेज था
उस पर इस टाइटल से ये न्यूज थी, ये इंफॉर्मेशन थी, और फिर उसके बाद ये उसका URL CNN.HTTPS, ये उसका पूरा एड्रेस दिया है। तो ये एक एग्जाम्पल है वेब पेज विद ऑथर वाला। अब है अगर वेब पेज विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑथर, अगर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का वेब पेज है तो फिर इसको टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे और रेफरेंस एंट्री इसकी कैसे होगी। इन टेक्स्ट में आया है more than 300 million people worldwide are affected by depression, World Health Organization 2018। ये उनकी एनुअल रिपोर्ट है 2018 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये कोई पर्सन नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो रेफरेंस एंट्री इसकी होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2018 मार्च 22, जिस दिन ये लिया गया है। क्योंकि वेब पेज पर अपडेट होती रहती इंफॉर्मेशन, इसलिए जिस दिन इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया गया उसकी डेट आनी भी जरूरी है। फिर ये टाइटल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन डिप्रेशन, और फिर उसका एड्रेस। अगला है वेब पेज विद नो डेट। अगर वेब पेज पर डेट नहीं है तो फिर उसका साइटेशन कैसे होगा। टेक्स्ट में इसको लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल है एस्टेब्लिशिंग रेगुलर रूटीन्स सच एज एक्सरसाइज कैन हेल्प सुपरवाइजर्स ऑफ disasters recover from trauma, American Psychological Association APA, N.D. इसका मतलब है नो डेट, यानी इसमें डेट नहीं है। इसी की रेफरेंस एंट्री कैसे करेंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ब्रैकेट में जहां पर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता था वहां पर N.D. इसका मतलब है नो डेट डॉट रिकवरिंग इमोशनली फ्रॉम डिजास्टर, ये उसका टाइटल है उस इंफॉर्मेशन का, उसके बाद उसका एड्रेस। अब है टेक्स्ट में रेफरेंसेस देने का और कुछ तरीके हैं। इन टेक्स्ट रेफरेंसेस शुड इमीडिएटली फॉलो द टाइटल, वर्ड और फ्रेज to which they are directly relevant, rather than appearing at the end of long clauses or sentences. In-text references should always precede punctuation marks. जब हम कोई कॉन्सेप्ट देते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें उस कॉन्सेप्ट को देने वाले का नाम लिखना चाहिए, फिर उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसको क्लोज करने के बाद पैरेंथेसिस में लिखने के बाद फिर वो फिर सेंटेंस कंप्लीट होगा, फिर डॉट आएगा। एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग इन टेक्स्ट साइटेशन जैसे ये है, वन स्टडी फाउंड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कॉम्प्रिहेंडिंग नॉन नेटिव स्पीच इज फैमिलियरिटी विद द टॉपिक। अब ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके तुरंत बाद हमने बताया है कि ये बात किसने कही है, ये कॉन्सेप्ट किसका है। गास एंड वेरोनिस, 1984, यानी 1984 में पब्लिश हुई किसी बुक या जर्नल में जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, वो रेफरेंस यहाँ पर है। ऑथर्स नेम एज पार्ट ऑफ नैरेटिव, जैसे कि पहले भी मैंने एक जगह पे आपको बताया था। यहाँ पर तो जो अभी पहली वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने पहले कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद उस ऑथर का नाम लिखा और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा। इसी को अगर हम ऑथर का नाम पहले देते हैं तो फिर इस बात को कैसे कहेंगे, ये इस स्लाइड में है। गास एंड वेरोनिस 1984 फाउंड दैट the most important element in comprehending non-native speech is familiarity with the topic। अब ये नैरेटिव में आ गया। अभी हमने कहा कि गास एंड वेरोनिस ने ये पाया अपनी स्टडी में, तो पहले ऑथर का नाम, वो भी उनका लास्ट नेम आएगा, और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन ब्रैकेट में है। यहाँ पर ऑथर का नाम ब्रैकेट में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑथर
नैरेटिव का पार्ट हो गया है। अगला है ग्रुप एज ऑथर। उसमें जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फर्स्ट साइटेशन है, हमने साइट किया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये बताया, उसकी इस रिपोर्ट में 2015 में ये पब्लिश हुआ। तो यहाँ पर पूरा ग्रुप ऑथर है। ग्रुप क्या है? एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अगर हम पहली बार इसको मेंशन करते हैं तो तब तो हम पूरा नाम लिखेंगे, लेकिन अगर दोबारा फिर उसी को हम रेफर करते हैं तो फिर उसको एपीए 2015 फिर हम उसको शॉर्ट में देंगे। लेकिन ये शॉर्ट में एपीए देने से पहले हमें यहाँ पर जहां हमने उसका एक्सटेंडेड नेम फुल नेम दिया था वहां पर उसको एब्रिविएट करना भी जरूरी है, ताकि हमारे रीडर को पता चल सके कि ये वाला जो हमने बाद में रेफरेंस दिया वो इसका एब्रिविएशन है एपीए का। जैसे कई बार हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट लगाते हैं तो WHO की रिपोर्ट हमने पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा, बाद में हम लिखेंगे WHO। ऐसे ही जहां पर भी ग्रुप को हम साइट करेंगे पहले उसका फुल नेम विथ एब्रिविएशन कॉमा उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन और सब्सिक्वेंट साइटेशन में APA कॉमा 2015। फिर है अगर जब मल्टीपल वर्क्स हैं, कई सारे ऑथर्स के काम को हम अगर रेफरेंस में दे रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? इट शुड बी सेपरेटेड विथ सेमीकोलन्स। हर ऑथर के नाम को हम लिखने के बाद गास एंड वेरोनिस कॉमा 1984 फिर सेमीकोलन लगाया, फिर दूसरे ऑथर का नाम क्रेस थॉमस कॉमा 2004। ऐसे अगर किसी और का नाम भी होता तो फिर एक और बार हम सेमीकोलन लगाते, फिर उनका लास्ट नेम कॉमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर सेमीकोलन लास्ट नेम कॉमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो अगर मल्टीपल ऑथर्स होते हैं तो फिर उसकी रेफरेंसिंग का ये तरीका एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए। फिर है अगर हम डायरेक्ट कोट करते हैं तो उसमें कैसे हम पेज नंबर्स लिखेंगे। पहले मैंने एक जगह पे एक हल्का सा रेफरेंस दिया था। One study found that the listener's familiarity with the topic of discourse greatly facilitates the interpretation of the entire message. Gass and Veronis। अब यहाँ पर मैंने उनकी बात को कोट किया है, बिल्कुल वैसे ही लिखा है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं। और अगर हमने वैसे ही कोट किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में किया है, तो उसका पेज नंबर देना भी साथ में जरूरी है। अब सेम अगर हम इसको नैरेटिव का पार्ट बनाते हैं, गास एंड वेरोनिस 1984 फाउंड दैट, तो अब हमारा क्या है कि नाम ऑथर का पहले आ गया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी पहले आ गया। अब जहां पर वो बात खत्म होती है, जहां पर हमने उसको कोट किया है, जैसे ही वो बात खत्म होती है वहां पर हम पेज नंबर देंगे P.85 पैरेंथेसिस क्लोज्ड देन फुल स्टॉप। तो ये दो तरीके हैं जब हम डायरेक्ट कोट करते हैं। अब है डायरेक्ट कोटेशंस ऑफ मोर देन 40 वर्ड्स। अगर ये जो ऊपर वाला एग्जांपल था, यहाँ पर हमारी कोटेशन जो थी वो 2 लाइंस की थी या 1.5 लाइन की थी, लेकिन अगर मोर देन 40 वर्ड्स का है तो फिर हमें उसको एक इंडेंटेड ब्लॉक में देना चाहिए, वो अलग से दिखाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा डालने की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होना चाहिए? ऑथर्स नेम, ईयर, पेज नंबर्स इन पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द कोट, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया है। दिस सजेस्ट दैट फैमिलियरिटी विद नॉन नेटिव स्पीच। ये पूरा का पूरा हमने पैराग्राफ वहां से उठाया है, लेकिन ये मोर देन 40 वर्ड्स का है, इसलिए हमने इसको अलग से ब्लॉक की फॉर्म में देना चाहिए। और वहां पर फिर लास्ट में गास एंड वेरोनिस कॉमा 1984 पेज 77, यहाँ पर भी क्योंकि उनका डायरेक्ट कोट है तो ये पेज नंबर देना जरूरी होता है।
अब है citing works by multiple authors. When using multiple authors' names as part of your narrative, rather than in parentheses, always spell out the word and. जब हम टेक्स्ट में कुछ लोगों के नाम बोलते हैं, शर्मा एंड शर्मा, तो फिर हमें AND यूज करना होता है, और अगर वो for multiple authors name within a parenthesis citation, use and. जब हम उसको साइटेशन में डालते हैं, जब बाद में देते हैं, तो फिर ये वाला साइन होना चाहिए एंड वाला, लेकिन अगर टेक्स्ट में डालते हैं तो फिर AND आएगा. वन ऑथर है तो फील्ड कॉमा 2005, टू ऑथर्स हैं तो उसका लिखने का स्टाइल गास एंड वेरोनिस कॉमा 1985, थ्री और मोर ऑथर्स हैं तो ट्रेम्बले एटल, ट्रेम्बले एंड अदर्स कॉमा 2010. अगर बुक्स से साइटेशन हम दे रहे हैं, बुक्स को साइट कर रहे हैं, तो साइटेशंस विद मोर देन वन लाइन ऑफ टेक्स्ट should have a hanging intent of 1/2 inch और 5 spaces. इसके एलिमेंट्स हैं ऑथर का नाम, लास्ट नेम, इनिशियल्स ओनली फॉर फर्स्ट एंड मिडिल नेम, लास्ट नेम पूरा आता है, उसके बाद फर्स्ट एंड मिडिल नेम के इनिशियल्स आते हैं, उसके बाद पब्लिकेशन डेट, फिर टाइटल ऑफ द बुक, अगर बुक है तो फिर वो इटैलिक में होगी, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है बुक हम साइट कर रहे हैं, तो बुक का नाम इटैलिसाइज होना चाहिए. कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट वर्ड ऑफ टाइटल एंड सबटाइटल एंड प्रॉपर नाउन्स. कैपिटलाइज भी सिर्फ फर्स्ट वर्ड को करना है, टाइटल एंड सबटाइटल का, और अगर प्रॉपर नाउन है तभी वो कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज वो स्मॉल लेटर्स में होगा, और ये पूरा का पूरा इटैलिसाइज होगा. फिर पब्लिशर का नाम, डू नॉट इंक्लूड पब्लिशर्स लोकेशन. अगर हम कह रहे हैं जॉन वाइली या मैग्रो हिल, फिर हमें वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, न्यू दिल्ली कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पब्लिशिंग हाउस का नाम देना काफी होता है. For books retrieved online, include DOI if available, date of retrieval of the information, and for this we include URLs if it is required for the reader. Examples of book citations. अब बुक साइटेशन करने का, अगर पूरी बुक है तो हमारा जो साइटेशन है, इसमें एग्जाम्पल दिया है, इसमें 3 राइटर्स हैं. अगर ये टेक्स्ट में आया होता तो ये होता गुड पास्टर एटल 2006. फिर अब यहाँ पर टेक्स्ट में तो हम सिर्फ लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर, एटल एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन देंगे, लेकिन उसका रेफरेंस आएगा रेफरेंस लिस्ट में इस तरह से, गुड पास्टर कॉमा K.E. कॉमा नैश कॉमा L.L. कॉमा एंड डी बेटिंगनीज कॉमा H विद इन पैरेंथेसिस 2006, बिजनेस इथिक्स पॉलिसीज एंड पर्सन्स, 3rd एडिशन मैग्रो हिल इरविन. इसमें बुक का नाम इटैलिक में है और बाकी वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं. पब्लिशर का नाम है लेकिन लोकेशन नहीं होनी चाहिए, वो नहीं है. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2004, अब यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का को हम मेंशन कर रहे हैं. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट है 2004 की, और इसका नाम है रिपोर्ट का अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन फैमिली मेडिकल गाइड, 4th एडिशन, और पब्लिशर है वाइली.
इसी तरह से तीसरा रेफरेंस है पोस्ट E डॉट 1923 डॉट एटिकेट इन सोसाइटी, इन बिजनेस, इन पॉलिटिक्स एंड एट होम। ये उस बुक का नाम है और ये वेब पेज है फंक एंड वॉगनल्स HTTP, ये उसका URL है, एड्रेस है। तो अगर हम इसको पूरा का पूरा साइट करते हैं बुक को, तो ये इस तरीके से रेफरेंसिंग में आना चाहिए। अगला है चैप्टर विद इन एन एडिटेड बुक। अगर एडिटेड बुक का कोई चैप्टर हम दे रहे हैं रेफरेंसिंग में, तो उसको कैसे लिखते हैं? अब यहाँ पर एक चैप्टर हमने लिया है, उसका नाम है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग व्यूड फ्रॉम मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इस चैप्टर में विनी PH का एक कॉन्सेप्ट हमने लिया और ये चैप्टर पब्लिश हुआ है BJ जिम्मरमैन एंड DH शंक एडिटर्स। ये एडिटर्स हैं, इनकी बुक है जिसका नाम है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट, सेकेंड एडिशन। और ये जो इंफॉर्मेशन हमने ली है, ये चैप्टर है पेज नंबर 162-192 और ये पब्लिशर है इसका लॉरेंस अल्बॉम एसोसिएट्स। ऐसा कई बार होता है कि हम एक बुक लेते हैं और उसमें से कोई एक चैप्टर हमारे राइटिंग के लिए रिलेवेंट है, तो उस चैप्टर को उस कॉन्सेप्ट का रेफरेंस देने के लिए हमने इस मॉडल को फॉलो करना होता है APA स्टाइल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जिस चैप्टर को हमने देखा है, जहां से हमने इंफॉर्मेशन ली है, उस ऑथर का नाम, उसका लास्ट नेम, कॉमा, उसके फर्स्ट एंड सेकंड नाम के इनिशियल्स, फिर उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, बुक का पब्लिकेशन का ईयर, फिर उस चैप्टर का नाम, उसके बाद एडिटर्स का नाम। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है, अगर ये राइटर होते, अगर यही ऑथर होते, तो फिर इनका सरनेम पहले आता, इनका लास्ट नेम पहले आता, जिम्मरमैन B.J. एंड शंक D.H. ऐसे आता। लेकिन यहाँ पर ये एडिटर्स हैं, तो इसको सीधे सीधे ऐसे लिखा जाता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, एंड फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट नेम, और फिर ब्रैकेट में एडिटर्स। फिर इनकी उस बुक का नाम जिसमें वो हमारा चैप्टर पब्लिश हुआ है, जहां से हमने इंफॉर्मेशन ली है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट, उस बुक का एडिशन और उसका पेज नंबर्स, जो हमारी राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट था वो चैप्टर, ये उसके पेज नंबर्स हैं। जो चैप्टर हमने पढ़ा है या जिसका हम रेफरेंस दे रहे हैं, ये पेज नंबर्स उसके हैं। अब है, यदि हम रेफरेंस दे रहे हैं आर्टिकल इन ए रेफरेंस वर्क, किसी आर्टिकल का, गेनोलिस T.2013, इस टाइटल है इसका हिपस्टर इन T.Rix एडिटर, सेंट जेम्स इंसाइक्लोपीडिया पॉपुलर कल्चर। ये एक आर्टिकल था किसी जर्नल का या किसी मैगजीन का, वहां से हमने इस आर्टिकल से रेफरेंस लिया है। तो ये इसका टाइटल है, ये उस मैगजीन के ऑथर हैं, नहीं, ये इसके एडिटर हैं, ये उसका नाम है जो इटैलिक में है, ये उसका एडिशन है, वॉल्यूम नंबर है, और ये उसके पेज नंबर्स हैं जिसका कि हमने रेफरेंस दिया है, और फिर ये पब्लिशर का नाम है। अब है, अगर हम डिक्शनरी से कोई चीज लेते हैं, कोई आइडिया लेते हैं, कोई थॉट लेते हैं, तो उसको कैसे रेफरेंस में देंगे? Entries in Merriam-Webster's dictionary and many other dictionaries are updated over time, so APA recommends including a retrieval date. अगर हम ऑनलाइन, क्योंकि आजकल हम किसी भी चीज के लिए नेट देखते हैं, तो उसके लिए हमें डिक्शनरी की जो रेफरेंस की एंट्री है वो इस तरीके से करनी है, Merriam-Webster ब्रैकेट में नो डेट,
क्योंकि जब ये जिस दिन ये पब्लिश हुआ था, ये हिपस्टर नाम का जो टाइटल है, इसकी डेट उसमें नहीं है, लेकिन जिस दिन हम उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं उस डेट को हम यहाँ देंगे। इन merriam-webster.com डिक्शनरी retrieved October 18, 2019 from this address। इंफॉर्मेशन वहां बहुत पहले से अवेलेबल थी, डिक्शनरी वहां पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं उस डिक्शनरी से इस इंफॉर्मेशन को इस डेट में रिट्रीव कर रही हूँ। 18 अक्टूबर को मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है, तो ये वाली डेट में इसमें डालूंगी, क्योंकि हो सकता है पहले वो जब उसमें कुछ और डेफिनेशन होगी, बाद में अपडेट होने के बाद ये वाली डेफिनेशन आई है, इसलिए हमें इसमें डेट देना जरूरी है। फिर है साइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसा कि अभी पुराने स्लाइड्स में आपने देखा है। ऑथर का नाम, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन इन इटैलिक, वॉल्यूम नंबर इन इटैलिक्स एंड इश्यू नंबर एंड पेज नंबर्स। मैगजीन आर्टिकल है तो उसका तरीका ये है, स्वीडन, E.G.2006 मई जून। अब यहाँ आप देखिए कि जो जर्नल्स या मैगजीन्स होती हैं वो कुछ बाई मंथली होती हैं, कुछ क्वार्टरली होती हैं, कुछ बाई एनुअल होती हैं, कुछ एनुअल होती हैं, तो उनके पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें हमें उसके मंथ भी देना जरूरी है। डिजाइनिंग बेबीज यूजेनिक रेस विद चाइना, द फ्यूचरिस्ट, इस मैगजीन का नाम है द फ्यूचरिस्ट। तो मैगजीन का नाम इटैलिक में, और ये उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड उसका इश्यू का मंथ। सिमिलरली विल GF 2004 जुलाई 5, वेजिंग वॉर ऑन वॉलमार्ट न्यूज वीक। अब ये एक उसका नाम है जो कि डेली रिपोर्ट है, ये न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पर हमें उसकी डेट देनी जरूरी है, क्योंकि ये हर दिन नया पब्लिकेशन होता है इसका, तो यहाँ पर हमें उसका डेट भी देना जरूरी है। ये है वेबसाइट से, डेहिक सी 2019 अक्टूबर 10, इज अमेजन अनस्टॉपेबल द न्यूयॉर्कर। अब ये उसका सॉफ्ट कॉपी है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, तो यहाँ पर हमने उसका URL दिया है। फिर है न्यूज़पेपर आर्टिकल। अगर न्यूज़पेपर से हम आर्टिकल का रेफरेंस देते हैं, Dougherty, R. 2006, January 11, jury convicts men in drunk driving death, Center Daily Times, पेज 1A। अब यहाँ पर ये न्यूज़पेपर का जो रेफरेंस आया है, यहाँ पर डेट भी देनी जरूरी है और पेज नंबर भी। पेज न्यूज़पेपर का आर्टिकल है तो आर्टिकल का नाम और उस ऑथर का नाम, ईयर का नाम, डेट, और फिर ये इटैलिक में उसका नाम और फिर पेज नंबर। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉनिक है तो लेबर वारन E 2019 अक्टूबर 17, यू आर ओनली एज ओल्ड एज यू फील, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। यहाँ पर हमने उसका URL का एड्रेस दिया है। स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल, ये आपको पता है जब आप जर्नल्स को रेफर करते हैं, ये उसका लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम डॉट 2007 डेट ऑफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये उसका टॉपिक है, यूजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस टू डेवलप एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंड टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जर्नल का नाम है कंसल्टिंग साइकोलॉजी जर्नल प्रैक्टिस एंड रिसर्च, ये उसका वॉल्यूम, ये उस वॉल्यूम का नंबर। वॉल्यूम नंबर अलग होता है, वॉल्यूम के अंदर भी कुछ और नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम का नंबर 3 है, यानी
एक ही वॉल्यूम में 4 नंबर्स या 5 नंबर्स या 2 नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो 59th वॉल्यूम का 3rd नंबर का पब्लिकेशन ये था जो कि यहाँ पर रेफरेंस में आया है। ये उसका पेज नंबर है जिस चैप्टर को या जिस टॉपिक को हमने यहाँ रेफरेंस में डाला है। पेज नंबर से 209 to 219 और ये उसका एड्रेस, वेब एड्रेस। बुक रिव्यूज, बुक रिव्यू में है रेफकाइंड D.2005 April 10 Breaking Their Vows, review of the book The Mermaid Chair by SM Kidd, Washington Post, page T6। अब यहाँ पर भी ये बुक रिव्यू आया है उसमें डेली रिपोर्ट में, तो वहां पर डेट देना जरूरी है। वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर में उसका पेज नंबर दिया है और डेट ऑफ रिट्रीवल दी है और ऑथर का नाम दिया है और उसका टाइटल दिया है। अब है सोशल मीडिया से अगर हम रेफरेंस देते हैं, there are 3 main ways to cite social media content in an APA style paper। पहला है with a URL, दूसरा है as a personal communication and तीसरा है with a typical APA style in text citation and reference list entry। General mentions with the URL। If you discuss any website or page in general in a paper, including but not limited to social media, it is sufficient to give the URL in the text the first time it is mentioned। हम पहली बार दे रहे हैं तो इसका पूरा URL हम दे सकते हैं। जैसे ये CNN की रिपोर्ट है, इसमें हमने उसका URL का जनरल मेंशन किया है, तो पूरा URL का हम एड्रेस दे देते हैं। दूसरा है पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, इफ यू पैराफ्रेज और कोट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया but your readership will be unable to access the content because of friends only privacy settings, ऐसी कंडीशन में हम उसको पर्सनल कम्युनिकेशंस लिख के कोट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए KM Ingraham पर्सनल कम्युनिकेशन October 5, 2013 stated that she found her career as an educational psychologist intellectually stimulating as well as emotionally fulfilling। अब यहाँ पर ये हमारे उसका पार्ट हुआ है, हमने उसको अपने कम्युनिकेशन का पार्ट बनाया है। उसका नाम हमने दिया है KM Ingraham in my personal communication on October 5, 2013 stated that। इसका हमने यहाँ बता दिया कि पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसलिए इसका रेफरेंस इस तरीके से देना होता है। लास्ट है इन टेक्स्ट साइटेशन एंड रेफरेंस लिस्ट एंट्रीज। इसका सेम रूल फॉलो होता है जैसे कि पिछली स्लाइड्स में हमने बताया था, विद द ऑथर, डेट, टाइटल एंड सोर्स URL। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया वीडियो, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 2011 September 19, This is Psychology, Family Caregivers, video file retrieved from this address। तो यहाँ पर हमने उस वीडियो का एड्रेस दिया है जो कि हमने टेक्स्ट में साइट किया है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 2011 नाम से, और वीडियो का जो पूरा रेफरेंस है वो इस तरीके से आया है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, year of this video, date of the video and title of the video, और किस नाम से है वीडियो फाइल, retrieved from this source। ये दो एग्जाम्पल्स हैं इसके, एक फेसबुक पेज का और दूसरा गूगल पेज का। फेसबुक पेज का अगर हमने एग्जाम्पल साइटेशन में दिया है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, नो डेट,
और इसकी डेट वहां पर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और रेफरेंस में इसको देंगे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन विद इन पैरेंथेसिस नो डेट, टाइमलाइन कौन सी, फेसबुक पेज, रिट्रीव्ड ऑन September 27, 2013 फ्रॉम, ये उसका पूरा एड्रेस है। इसी तरीके से गूगल पेज से अगर लिया है तो हमने उसको टेक्स्ट में साइट किया है इस नाम से, और फिर ये रेफरेंस में आया है इस तरीके से। यहाँ पर CA है जहां पर अप्रोक्सीमेशन है, डेट नहीं है, लेकिन ये इस साल का हो सकता है। पोस्ट गूगल पेज रिट्रीव्ड July 8, 2013 फ्रॉम दिस, तो रिट्रीवल डेट हमने यहाँ पर दी है। एग्जाम्पल थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये इस नाम से यहाँ पर फाइल है, विद इन पैरेंथेसिस नो डेट, ये ट्विटर का एग्जाम्पल है, ट्वीट्स रिट्रीव्ड ऑन October 17, 2013 फ्रॉम दिस एड्रेस। इन टेक्स्ट साइटेशन इसका हमने किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ विथ नो डेट। थैंक यू मैम। डॉक्टर कमला, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने हमारे सारे स्टूडेंट्स को ये अपनी बात रखी, और बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमको समय दिया। और हमारे स्टूडेंट्स की, अगर कोई स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं।